दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे मौत में अकेलापन, अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद है तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप अभी तक सुन रहे थे कि कैसे पुजारी जी ने सागर को अपनी इच्छाधारी शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए उपाय बताए थे, और शिव रात में सपने में फिर से आया, लेकिन सागर कुछ भी बोल न सका। सुषमा बुरी तरह डर चुकी थी, वो कांप रही थी। अब आगे चंबा आने से पहले उनका जीवन कितनी अच्छी तरह चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। पहली बार सुषमा को लगा कि इस पोस्टिंग को स्वीकार करना गलती थी। भले ही सागर के माता पिता उनके वहां आने से काफी खुश थे, वह बूढ़े थे और अकेले में जीवन जी रहे थे, फिर भी अब वह इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहती थी। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे सागर को ट्रांसफर कराने के लिए राजी करेगी। 2 दिन बाद शिव फिर से सागर के सपने में आया। इस पर हॉकी मैच का रिप्ले नहीं था। शिव बस दरवाजे पर खड़ा था, अपने वयस्क हो चुके रूप में मुस्कुराता हुआ सागर को बुला रहा था। उसने कहा, चलो मेरे साथ। सागर उससे नजर नहीं मिला रहा था और सपने में वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन जिस रास्ते से जाता वहीं उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता। दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी और शिव बीच में हाथ बढ़ाए खड़ा था, उसे अपने साथ चलने के लिए बुला रहा था। आखिरकार सागर ने हिम्मत पैदा की और जोर से दहाड़ा, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, तुम अपने रास्ते चले जाओ। जोर से कही गई इस बात से सुषमा की नींद खुल गई। सागर बैठा हुआ था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। शाबाश सागर, तुमने कर दिखाया। मैंने क्या 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 कर दिखाया? तुमने शिव को उसके रास्ते चले जाने को कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसी सलाह पुजारी ने तुम्हें दी थी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही किया है। सागर ने गहरी सांस ली और खुश होकर उसने सुषमा को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कुछ देर तक जागते रहे, इस इंतजार में चुपचाप कि क्या सपने में जो साहसिक कदम उठाया गया है उसका कोई परिणाम तो सामने नहीं आएगा। रात सितर और शांत बनी रही। कुछ दूर एक कुत्ता रो रहा था। पास की छत से खरोचने की आवाज सुनाई पड़ी, मानो विश्राम करने आए किसी पक्षी के पंजे स्लेट पर टकरा रहे हों। कुछ भी आसमान्य नहीं था। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के साथ होने से बाहों के नरम और आरामदेह एहसास के कारण गहरी नींद में चले गए। सपने आना बंद हो गए। अगले हफ्ते कोई भी सपना नहीं आया। इसे एक बड़ी जीत कहा जा सकता था, जो एक मुश्किल लड़ाई के बाद मिली थी। इस सब के बीच सागर के माता पिता को कुछ भी पता नहीं था कि क्या कुछ चल रहा है। अगले रविवार को जब एक बार फिर वह सब सुकून के पलों का आनंद ले रहे थे, तब सागर के पिता ने उस विषय को उठाया। सागर, क्या अभी भी तुम्हें अजीब अजीब से सपने आते हैं? मेरा मतलब है, नहीं डैड, अब मैं ठीक हूँ, बस ऐसा समय गुजर गया। चूंकि मैं इतना लंबे समय बाद अपने शहर में रहने आया हूँ, तो पुरानी यादें मेरे दिमाग में भर गई थी और उनके कारण विचित्र विचित्र सपने आने लगे। हो सकता है। सुषमा ने उसकी बात का समर्थन करने के लिए उत्साह से सिर हिलाया। ये काफी संतोषजनक और सुविधाजनक सफाई थी। शायद वह बेवजह ही बात का बतंगड़ बना रहे थे। सागर के लिए ये तर्क अन्याय किसी भी बात से कहीं अधिक काम आया। वह बेकार में इतना परेशान हो रहा था, जो नहीं था उसकी तरफ भाग रहा था। इस तर्क के साथ उसके मन और जीवन में शांति लौट आई। डरावनी घटनाएं कम होती गई और धीरे धीरे उसके दिमाग से बाहर होने लगी। अब वह अपने काम पर अधिक आसानी से ध्यान दे पा रहा था। अप्रैल महीने की शुरुआत में अनेक उत्सव और छुट्टियां आई। रामनवमी के बाद गुड फ्राइडे होने के कारण वीकेंड लंबा हो गया। एक दिन शाम को सागर ने सुझाया कि उन्हें अपना वादा निभाते हुए शिव के माता पिता से मिलने जाना चाहिए। शाम की चाय के काफी बाद ये विचार आया था। सुषमा हिचक रही थी। सागर, आज बहुत देर हो गई, मुझे किचन में माँ जी की मदद करानी है। उन्हें डिनर अकेले बनाने के लिए मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। सागर ने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगा दी, जो उस समय अपने बेडरूम में थी। माँ, आज रात तुम्हें सुष की मदद चाहिए या उसके बिना काम चल जाएगा? हम शिव के माता पिता से मिलने जाने की सोच रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए। तुम दोनों जाओ और अच्छी शाम बिता कर आओ। अंकुर को हमारे पास छोड़ दो, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। उस दिन की शाम बड़ी प्यारी थी। भयंकर सर्दी के बाद गर्म मौसम वैसे ही था जैसे तूफान के बाद इंद्रधनुष दिखता है। चंबा की पतली गोल पत्थरों से ढके सड़कों पर दोनों मस्ती से चल रहे थे। बेंगूट मोहल्ले के आखिर में वे ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से कई और रास्ते जाते थे, जिनमें से एक रास्ता अखंड चंडी पैलेस ना जाकर खड़ी ढलान वाली सड़क से चौगान तक जाता था। दूसरी सड़क प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर तक जाती थी। सागर वहीं रुक गया। अचानक पुरानी यादें उसके दिमाग में आने लगी। बचपन में अपनी माँ के साथ वे लगभग हर दिन अपने हाथ में गूंदे आटे से बने दिए और घी में जलती घर में बनी बाती वाली प्लेट लिए मंदिर जाया करता था। बाद में वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने लगा, शिव के साथ। बचपन के वे सुहाने दिन कैसे और कब चले गए, जीवन ने इस बारे में सोचने का उसे समय तक नहीं दिया।
उसके दिल में एक दर्द उठा जिसने उसे पुराने दिनों के प्रति आक्शरण से भर दिया। इस जगह पर पीपल का एक विशाल पेड़ था जिसके चारों ओर सीमेंट का चबूतरा था। झुकी पीठ, सिर को झुकाए एक अकेला उदासी से भरा आदमी उस पर बैठा था। सागर और सुषमा जब उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो सागर ने उसे एक नजर देखा। उस नौजवान ने सिर उठाया। वह जाना पहचाना लग रहा था। उसने उसे कहाँ देखा है? कुछ और कदम चलने के बाद सागर ने पीछे पलटकर देखा। शायद वह उस आदमी को जानता था और उसे नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में वह आदमी गायब हो गया था। सागर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वह उसके सपने में आने वाला आदमी के जैसा नहीं था? वह चुपचाप चलता रहा। सुषमा ने उसके चेहरे की उड़ी रंगत, उसके चेहरे की परेशानी को देख लिया, लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं। जब वह पतली गली के दूसरे छोर पर स्थित शिव के घर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी। बिजली के ऊंचे खंभे से लटका एक कमजोर सा बल्ब गली में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। चारों तरफ एकदम शांति थी। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सागर और सुषमा को बेचैन करने वाली एक अनुभूति ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे वह उदास हो गए। घर पर पहुंचते ही बाहर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देख दोनों को निराशा हुई। क्या हमें उनके आने का इंतजार कर लेना चाहिए? वह अधिक दूर नहीं गए होंगे, शायद कुछ सामान लेने गए होंगे, सागर ने कहा। हम क्या जाने सागर, वह दोस्तों से मिलने गए होंगे। हम यहाँ कब तक इंतजार करेंगे? हम जल्दी घर नहीं पहुँचे तो अंकुर रोने लगेगा। चलो वापस चलते हैं। ओके मैडम, ओके, आप जैसा कहें। अपने हाथ में सुषमा का हाथ थामे हुए सागर लौटने लगा। दोनों जब गली के आखिर तक पहुंचे तो उन्होंने किसी पुरुष की स्पष्ट और कड़क आवाज सुनी जो पीछे से आई थी। सागर रुको। शिव के माता पिता लौट आए, सागर ने खुश होकर कहा और पीछे पलट गया। दोनों फिर से उस घर पर लौट आए। सुषमा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि गली में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शहर का यह हिस्सा दूसरे इलाके की तुलना में आज कुछ अधिक ही सुनसान था। वह एक बार फिर से उसी दरवाजे के सामने खड़े थे, लेकिन वह बड़ा ताला अभी भी उस पर लटका था, स्पष्ट और निराशाजनक रूप से। तुम्हारा नाम किसने पुकारा था? सुषमा ने आसपास चिंता के साथ देखा। भय उसके रोम रोम में समाता जा रहा था। सागर ने घबराहट में कंधे उचका दिए। वह जल्दी जल्दी वहां से लौटे और घर से दूर जाने लगे। घर लौटते ही उन्होंने तय किया कि वह उस विचित्र अनुभव को भुला देंगे। हालांकि उनके दिल में बेचैनी बनी हुई थी। असल में अगले 2 दिनों तक जब सागर घर पर था वह निरुत्साहित और उदास महसूस करता रहा। चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। छुट्टियां खत्म होते ही सागर और अधिक लगन के साथ अपने ऑफिस लौटा। जिले का प्रभागीय अधिकारी होने के कारण उसे चल रही परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए दूर दूर तक यात्रा करनी थी। निरीक्षण की शुरुआत करने का समय आ गया था। अपने स्टाफ के साथ पहली बड़ी बैठक के बाद कुछ समस्याएं सामने आई जिन पर तुरंत ध्यान देना था। उसे जिले के दूर के और ऊंचे क्षेत्रों में स्थित स्थानों पर जाना था, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी बर्फ की मोटी चादर से ढके थे। इन स्थानों पर जाने के लिए जून का महीना सही समय होगा। साथ ही तीसरा अनुमंडल में काम की धीमी प्रगति को लेकर कई शिकायतें थी। सागर ने फैसला किया कि वह इस बस्ती से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा, जो चंबा शहर से उत्तर की ओर लगभग 13 किलोमीटर दूर थी। ये दूरी अधिक नहीं थी, लेकिन वहां तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि रास्ता अबड़ खबड़, टेढ़ा मेढ़ा और पहाड़ी था। उसने तीसा की अपनी यात्रा के लिए मई के दूसरे मंगलवार का दिन निश्चित किया। मई महीने के उस सोमवार को वह टूर के पैकिंग के लिए थोड़ा जल्दी घर लौट आया, जिस पर उसे अगली सुबह निकलना था। अपने पिता के जल्दी घर लौटने से अंकुर खुश था और उसने सागर को अपने पास बुला लिया। सागर ने भी तुरंत उसकी बात मान ली। वह जानता था कि सागर को उसकी याद आएगी क्योंकि वह लंबे समय के लिए बाहर जा रहा था। वह ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि एक ही सवाल पूछ पूछ कर वह सुषमा को परेशान कर देगा। पापा घर कब आएंगे, पापा घर कब आएंगे। दिल से उसके प्रति उमड़ते प्यार के साथ उसने अंकुर को गोद में उठाया और गले लगा लिया। नहीं पापा, मुझे गोद में मत उठाओ, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ओके चैंपियन बॉस, अपना क्रिकेट सेट ले आओ। अंकुर अपना छोटा सा बल्ला और गेंद लेने भागा। दोनों आंगन में क्रिकेट खेलते रहे। आधे घंटे के शोर, दौड़ भाग, बहस और हंसी ठट्ठा के बाद सुषमा हाथ पैर पटकते अंकुर को अपने साथ ले गई ताकि वह शाम का दूध पी सके, और सागर अपना सामान पैक करने अंदर चला गया। उसे अपने छोटे से सूटकेस को पैक करने में बेमुश्किल 10 मिनट लगे, जिससे वह 2 दिन की यात्रा पर अपने साथ ले जाने वाला था। पैकिंग पूरी होते ही वह अपनी सरकारी फाइलों को पढ़ने बैठ गया। गोधूली धीरे धीरे प्रस्थान कर गई और रात की परछाइयों ने उसका स्थान ले लिया। सागर को इसका एहसास तब हुआ जब उसकी आंखों पर जोर पड़ने लगा। उसे लाइट ऑन कर देना चाहिए था, लेकिन वह निढाल और जड़ होकर बैठा रहा। ना जाने अचानक कैसी ठंड आई जिससे वह कांपने लगा। अवजाद ने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को
अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह जब सुषमा उसे ढूंढती हुई आई तो वह अंधेरे में खोया हुआ और निश्चल बैठा था। सागर, सागर तुम ठीक तो हो? उसने लाइट ऑन करते हुए और उसे अपनी बाहों में भरते हुए चिंता के साथ पूछा। सागर अपने ख्यालों से अचानक लौटा। मैं ठीक हूँ। उसने अपने आसपास ऐसे देखा मानो वह किसी नई जगह आ गया हो। शायद मैं सो गया था और किसी विचित्र जगह के बारे में सपना देख रहा था। अपने बालों में हाथ फिराता हुआ वह उठ गया। चलो ऊपर चलते हैं, डिनर तैयार है। सुषमा ने उसका हाथ थाम लिया। सागर चुपचाप उसके साथ चल दिया। पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने स्वीकार किया। तुम आज जल्दी सो जाना, तुम्हें कल लंबा सफ़र करना है, या अगर तुम चाहो तो कल की अपनी यात्रा मत करना। नहीं, उसे पूरा करना ही ठीक रहेगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे मौत में अकेलापन, अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मेथड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।